अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर एहतजाज करने जा रही है। गुज़श्ता 2.5 साल में ये 11वां एहतजाज होने जा रहा है। एक तरफ से एहतजाज का ऐलान होता है, दूसरी तरफ से हुकूमत की तरफ से एक्शन भी देखने को मिलता है। मुसलसल सियासी कशीदगी मुल्क की इस्तेहकाम के लिए भी एक चैलेंज बन गई है। इस बात का एतराफ़ सभी करते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, लेकिन आए रोज़ लफ्जी जंग के साथ सड़कों पर धींगा मुश्ती का माहौल भी नजर आता है। ऐसे में सवाल कुछ यूं है कि हुकूमत में मौजूद सियासी जमातों PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुस्तकिल जारी महाजराई का हल क्या है। आज पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सोहेल वड़ाइच साहब, सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब, रीमा उमर साहिबा। सोहेल वड़ाइच साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। आपको क्या लगता है इस मुस्तकिल जारी महाजराई का सोल्यूशन क्या है? हाशमी साहब, गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो हुस्न नीयत होना चाहिए। यानी ये नीयत के हमने किसी नतीजे पे पहुंचना है और कोई मफाहमत करनी है। अगर ये इरादा बन जाए तो देन पॉसिबल है। कोई चीज दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं होती और पॉलिटिक्स तो आर्ट ऑफ पॉसिबल है। और मैं तो कोई 1.5-2 साल से एक ही बात कह रहा हूं कि सिवाय मसालियत के, सिवाय मुज़ाकरात के और तो कोई रास्ता ही नहीं है। लड़ के आपस में झगड़ के किस नतीजे पे पहुंचे हैं, लेकिन ना वो मानते हैं, ना नून वाले मानते हैं, ना PTI वाले मानते हैं। तो फिर इसी तरह कशमकश जारी रहेगी। नून वाले जो है वो जाहिर है उनका ख्याल है कि हमसे बड़ी ज्यादतियां हुई हैं और अब जो कुछ इमरान से हो रहा है ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ PTI वाले कहते हैं जी हमसे तो जो जुल्म हुआ है आज तक तारीख में इतना जुल्म ही नहीं हुआ और हमारा इलेक्शन भी छीन लिया गया है और जब तक इलेक्शन नहीं मिलता वापस हमें उस वक्त। अब ये दोनों चीजें जो हैं इनके ऊपर तो मुज़ाकरात हो नहीं सकते। इसका मतलब जब अगर इन दोनों के मौक़िफ़ को मान लें तो इस पे तो मुज़ाकरात मुमकिन ही नहीं है। दूसरा आप देखें PTI जो शराइत लगाती है एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि भाई पहली शर्त है मैंडेट वापस करो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उनका हक है, उनका ख्याल है चोरी शुदा है, लेकिन क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है? यानी मुज़ाकरात इस पे होंगे कि आप घर जाएं, हमारी अक्सरियत दें और जो जनरल साहब की तोसी हुई है वो भी गलत हुई है, जो जजों के बारे में फैसले हुए हैं वो भी गलत हुए हैं और जो पॉलिटिकल लोग बैठे हैं ये भी गलत है। तो इसका मतलब है कि सारा सिस्टम रैप अप करने पे मुज़ाकरात का पहला एजेंडा है, ठीक है। और इसी तरह 26वीं आईनी तरमीम है, इसी तरह उनके सारे मामलात हैं। दूसरी तरफ नून का शायद ये मौक़िफ़ होगा, अगर जो उन्होंने कभी इजहार तो नहीं किया कि बस हमारे सिस्टम को मान ले तो फिर हम आपके बारे में सोचेंगे। तो ये जब तक ये कह रहेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसका हल है। मैंने तो अपने तई एक, लेकिन वैसे वड़ाइच साहब इसका हल लगता क्या है आपको? जी मैं कह रहा हूँ कि एक हकीर जो है तालिब इल्म की हैसियत से मैंने ये तजवीज़ किया था कि बेस्ट सोल्यूशन ये है कि एक कौमी हुकूमत बना ली जाए इसी पार्लिमान के अंदर से। PTI के लोग भी शामिल हो जाए, नून भी शामिल हो जाए, पीपल्स पार्टी भी शामिल हो जाए, इससे बड़े फायदे होंगे। एक तो फायदा ये होगा कि मुक्तदरा के साथ जो PTI की लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी, मुल्क के अंदर अमन हो जाएगा। 2 साल 3 साल के लिए ये बना लें और फिर एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन को यकीनी बना लें, इकोनॉमिक एजेंडा 3 साल के लिए जो है वो तय कर लें। अब लेकिन बज़ाहिर ये मेरी सिंपल सी जो है, इसके अंदर बहुत कुछ लोगों को कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे, तो वो कंप्रोमाइज कोई करने को तैयार नहीं है। लेकिन बेस्ट सोल्यूशन पॉसिबल यही है कि सबको इज्जत मिल जाए, सबको पार्टिसिपेशन मिल जाए, अगले इलेक्शन का रास्ता हमवार हो जाए, मुक्तदरा के साथ सियासी जमातों की मुखालफत खत्म हो जाए, PTI की महरूमियां खत्म हो जाए। इसमें जाहिर है सबसे ज्यादा नुकसान नून को होगा क्योंकि जाहिर है उनके पास इस वक्त हुकूमत की सरबराही है, ये फिर किसी और को मिलेगी। तो ये वो एक मेरी नजर में, जाहिर है गलत भी मैं हो सकता हूं, मैं कोई अकले कुल तो नहीं हूं, लेकिन मेरे ज़हन में ये एक हाल आता है। भट्टी साहब, आपको लगता है कि कौमी हुकूमत का अगर क़याम अमल में लाया जाए तो इस सब महाजराई का हल यही है, सोल्यूशन यही है? देखिए जनाब स्पीकर, मैं वड़ाइच साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए अब देखिए कि माहौल क्या है।
आपने खुद कहा कि ये 11वां इस्तिजाज है। अब PTI लगी हुई है इस्तिजाज में, इस्तिजाज की तैयारियों में, और अल जिहाद के नारे लग रहे हैं, और तैयारियां हैं जी इस्तिजाज की, मार्च की, और हो सकता है धरने की। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत लगी हुई है इस्तिजाज रोकने के लिए, और जो हुकूमती हथकंडे होते हैं, जो हुकूमती फ़िरौनियत होती है, जो 76-77 सालों में हमने हर दौर में हुकूमती फ़िरौनियत देखी, वो ये उसमें लगी हुई है। और अब इस सारी सूरत हाल में होगा क्या? अब 24 नवंबर अगर करीब आता है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता तो क्या होगा? मोटरवे बंद, सड़कें बंद, बाज़ार बंद, कारोबार बंद, इंटरनेट बंद, और वक्फे से ये बंदिशें हम भुगत रहे हैं। यानी हम आएंगे, आप आकर तो दिखाएं, दमादम मस्त कलंदर, या और दहशतगर्दी की जो लहर है उस पर फोकस नहीं हो पा रहा, मईशत वो पूरी उस पर पूरा फोकस नहीं हो पा रहा, सरमायाकारी कौन आएगा जब हम इस तरह आपस में लड़ रहे होंगे, हुकूमती कारकर्दगी कैसे बेहतर होगी जब वो इन्हीं चक्रों में पड़ी होगी, और अवाम रुल गई, मुल्क तमाशा बन गया। अब मसाइल क्या हैं? अगर हम ठंडे दिल से सोचें तो पहला है जी 9 मई। कौन है जो नहीं चाहता कि 9 मई के मुजरमों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? सज़ा मिलनी चाहिए, हर मुजरम को सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा किसी को इस तरह के एडवेंचर की जुर्रत ना हो। मगर 9 मई में इसको गुजरे 18 महीने गालबन और 10 दिन हो गए हैं। 18 महीनों और 8 दिनों के बाद वज़ीर इत्तलात साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और CCTV फुटेज दिखा रहे थे। अब तक क्यों नहीं मिली इन 9 मई के मुजरमों को सजाएं? ये हुकूमत की नाअहली है या अदालती निज़ाम का फेलियर है? ये PTI का तो कसूर नहीं है, इसका तो ये मसला तो हल करें। दूसरा क्या है जी, एक इलेक्शन होता है, जिन हालात में इलेक्शन होता है वो सबके सामने मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता। इलेक्शन होता है, इलेक्शन डाका पड़ जाता है, और इलेक्शन डाका ऐसे पड़ता है कि मुल्क की सारी सियासी जमातें कहती हैं कि ये इलेक्शन में धांधली हुई है, जीते हुए भी हारे हुए भी। अच्छा ठीक है जी, आपने इलेक्शन डाका मार लिया, अब उसके बाद क्या होना चाहिए था? इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वो धांधली ट्रिब्यूनल्स बनने चाहिए थे, तहकीकात होनी चाहिए थी। फाफन की रिपोर्ट आई है जी कि 334 जो हलकों में धांधली की शिकायत हैं। अब ये आपके ज़हनों में आना चाहिए कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन का कानून या इलेक्शन एक्ट का कानून है कि 6 महीनों के अंदर आपने ये धांधली तहकीकात मुकम्मल करनी है, ये शिकायत ख़त्म करनी है। 280 दिनों 84 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं, 9 महीनों से ज़्यादा हो गए हैं। 334 हलकों की जो धांधली की शिकायत थी उनमें से सिर्फ 60 पर अमल हुआ है, और इलेक्शन एक्ट में तब्दीली कर दी गई कि यानी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर इलेक्शन कमीशन लगाए। अब यह मामला भी हल नहीं हो रहा। तीसरा क्या है जी? तीसरा है जी सियासी स्पेस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ने पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई तो नहीं किया, जिन्होंने किया है उनको आपने गिरफ्तार भी किया हुआ है, गिरफ्तार करें, लेकिन बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो सियासी स्पेस दें ना। दे रहे हैं? नहीं दे रहे। अच्छा, उसके बाद है इलेक्शन हो गया, पार्लियामेंट आ गई, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट असम्बलियों में बैठ गई, उसके बाद है मखसूस नशिस्तें। सुप्रीम कोर्ट मुख्तसर आर्डर दे चुकी, तफसीली आर्डर दे चुकी, 2 वजातें जारी कर चुकी, वो मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। अब बताएं इसमें किसका कसूर है? दे दो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है? उसके बाद है आपने अदलिया आपने अंडर कर ली, हुकूमत ने अदलिया अंडर कर ली। वज़ीर आज़म या अगर इसको इस तरह करें, पार्लियामेंट चीफ जस्टिस लगाएगी, पार्लियामेंट के नुमाइंदे जुडिशल कमीशन में बैठकर आईनी बेंच बनाएंगे, जज लगाएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, मनपसंद जज मनपसंद फैसले। ठीक है, कर लिया जी। अब उसका एक तो कर दें कि वो कानून साजियां ना करें जिनका आपको फायदा हो रहा है या जिनको PTI और इमरान खान को नुकसान हो रहा है। अच्छा, अब ये भी कर लिया करते रहे। जाली असली मुकदमे जिन पर हैं उनको चलाएं और सजाएं दिलवाएं, लेकिन जाली मुकदमे तो खत्म करें, जाली पर्चे तो खत्म करें, सियासी स्पेस तो दें, और भांत भांत की जो कानून साजियां हो रही हैं, तरह तरह की जो पाबंदियां लग रही हैं, इनको तो खत्म करें।
इधर खसूसी ट्रिब्यूनल्स बन रहे हैं, इधर पीका एक्ट आ गया है, इधर साइबर क्राइम एजेंसी आ गई है, इधर ये शक की बुनियाद पर 3 महीने हिरासती आ गई है, इधर फायरवॉल लग गई है, इधर एक्स बंदिश है। ये तो ना करें। चलो आपने ये भी कर लिया, आप कोई लबो लहजा बेहतर कर लें। ये इंतशारी हैं, ये मुल्क दुश्मन हैं, इन पर पाबंदी लगाओ, ये यहूदी एजेंट हैं, ये मुल्क तोड़ने वाले हैं। भाई आपने अगर हुकूमत में आके बैठ गए और आप चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े, सरमायाकारी हो, मईशत बेहतर हो, दहशतगर्दी की लहर हम मिलकर ख़त्म करें, ये मुहाजराई ख़त्म हो, तो कुछ हुकूमत तो कर सकती है ना कि भाई हम सियासी स्पेस देते हैं, आओ असम्बलियों में बैठो, ये लो अपनी मखसूस नशिस्तें, अब आप पर नए मुकदमे नहीं बनेंगे। आप तो कोई मसला हल करने को तैयार ही नहीं है। जब मसाइल जो बुनियादी मसाइल हल नहीं होंगे तो हम रोते रहेंगे। कोई जो तरीके इंसाफ के को अच्छा नहीं समझता, उनके तर्ज अमल को, वो उन पर तनकीद करता रहेगा, जो हुकूमत को नहीं समझता वो हुकूमत पर करता रहेगा, और इसी तरह मुल्क इसी घुमन घेरियों में रहेगा और हम इसी तरह एक चुराहे में पड़े रहेंगे। जब तक भाईजान, आखिरी 2 जुमले, जब तक बुनियादी मसाइल हल नहीं होते, जब तक आप बैठेंगे नहीं साथ, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। आज आप 24 नवंबर नाकाम कर लेंगे, उसके बाद वो कहेंगे जी 4 जनवरी को फाइनल कॉल है, फिर वही मसला, 8 मार्च को फाइनल कॉल है, फिर वही मसला। तो ये इन मसाइल का हल निकालें मुल्क के लिए। तो भट्टी साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आपकी बातों से तो लग रहा है कि फिर हम ना ही समझें। जी बिल्कुल, इस वक्त तो ऐसे ही लग रहा है कि ना ही समझें, लेकिन कोई कुछ ऐसा हो रहा है कि पीछे कोई बैकडोर पे कोई 19-20 हो रहा है। ये 19-20 हो जाए तो ज्यादा अच्छा हो रहा करे इस मुल्क के लिए, कौम के लिए। ऐसा क्या हो रहा है? बातचीत के इस्तेजाज ना हो, बातचीत के जरिए कोई ये जो ये ना हो, कम अज कम किसी सतह पर। देखे ना, सोहेल वड़ाई सब ठीक कहते हैं, मैं उनके साथ हूं कि सड़कों पर आकर कोई भी हुकूमत ना गिरानी चाहिए, ना गिरती है, और ना अब इलेक्शन मैंडेट ये फौरन वापस हो सकता है कि भाई सारा कुछ तलिया तफ्त करें और इमरान खान साहब या तरीके इंसाफ इख्तिदार में आ जाए, ये फारिग हो जाएं। ऐसा भी नहीं हो सकता, लेकिन कोई दरमियानी रास्ता भी तो होगा ना, जो या कोई आप कह लें कि 2 साल बाद इलेक्शन, या आप कह लेंगे फेयर एंड फ्री इलेक्शन। ठीक है रीमा, वो दरमियानी रास्ता क्या हो सकता है? हमारा कानून क्या कहता है? और जो बात सोहेल वड़ाई साहब कर रहे हैं कि कौमी हुकूमत का क़याम होना चाहिए, तो हमारे कानून में कौमी हुकूमत की कोई गुंजाइश है? जी शुक्रिया मुबशर। कानून आइन की तो बात नहीं करते, क्योंकि मेरा ख्याल है इस वक्त जो लेंस जिससे हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को देख रहे हैं वो इंटायरली पावर बेस्ड है कि इस वक्त क्या सिस्टम है जो चल रहा है, उस सिस्टम का लॉजिक क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, उसके की प्लेयर्स क्या हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बहुत टाइटली निट इस वक्त सिस्टम है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें आपकी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पीटीआई के अलावा, आपकी एक बिजनेस कम्युनिटी है, एक ओवरऑल एक कंसेंसस है कि पीटीआई के बगैर आपने इस सिस्टम को चलाना है। तो उस लेंस से और जो भी उसमें रुकावट खड़ी करता है, बहुत एक अग्रेसिव रिस्पॉन्स आता है रियासत की तरफ से, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे अब सोशल मीडिया हो, पीटीआई हो। तो मेरा ख्याल है इस वक्त ये सिस्टम है, और ये अब की बात नहीं है। शायद जनरल आसिम मुनीर की जब अपॉइंटमेंट थी उस पे जो पीटीआई इमरान खान साहब का रिस्पांस था, उन्होंने जो रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश की, उसके बाद 9-10 में आया, उसके बाद पीटीआई की इनक्रेडिबल पॉपुलैरिटी जो इलेक्शन में सामने हमें नजर आई, उनका कुछ लोग जो क्रिटिकल हैं वो कहेंगे कि वो ढीठ हैं, वो नहीं सुनते, कुछ लोग जो अप्रिशिएट करेंगे वो कहेंगे कि वो रेजिस्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर्स, रियासत की परसिक्यूशन, पीटीआई रेजिस्ट कर रही है, एक रेजिस्टेंस है। इन सब चीजों को अगर मैं देखती हूँ एज अ कंप्लीट आउटसाइडर, नोविस, तो मुझे लगता है पीटीआई की जिस पीटीआई से हमने देखा है, जिनकी हमने हुकूमत देखी है, जो पीटीआई की आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी के साथ पीटीआई सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकती, और सिस्टम उनसे सरेंडर चाहता है, सरेंडर के अलावा कुछ नहीं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, मैं ये सोचती हूँ जब मैं नून लीग के बारे में, और मैं पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स आसान नहीं है, मुझे अफसोस भी होता है कि नून लीग के पास क्या रह गया है। उनके पास सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट है, उनकी अपनी आइडेंटिटी, अपना ब्रांड, अपनी इज्जत, अपनी लेगेसी, वो गुडविल
मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता देख रही हूँ बिल्कुल खत्म हो रही है। सो इस वक्त वो एक मजबूत पोजीशन में है क्योंकि फौज ने उन्हें मजबूत पोजीशन में रखा हुआ है, लेकिन वो कोई आइडियल ऑप्शन मुझे नहीं लगते कि इस तरह की पार्टी जो अपना नाम नहीं बना सकती। ऑलमोस्ट 2 साल से वो हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने अपना क्या गुडविल पैदा की है, अपना क्या नाम पैदा किया है, वो सिर्फ फौज के नाम पे कितनी देर तक चल सकेंगे? क्या अगला इलेक्शन भी इसी तरह लड़ना है? सो मेरे लिए ये बहुत फंडामेंटल सवालात हैं। मैं चीजों को बदलता सिर्फ तब देखूंगी जब पीटीआई, जब पीपल्स पार्टी और नून लीग में ये जो अभी अलायंस है ये टूटेगा, क्योंकि मैं इसको, ये परमानेंट अलायंस तो नहीं हो सकता। इवेंचुअली ये दोनों पार्टीज भी कंपेटिटिव पार्टीज हैं, कभी ना कभी तो अलायंस टूटेगा। दूसरा, अगर जो एस्टैब्लिशमेंट है उसकी सोच में या इंटरनली कोई तब्दीली आती है तब शायद कुछ हम देख सकें कि ये कशीदगी कम हो। अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है ऐसे ही चलेगा। पहले एक उम्मीद थी या एक अपॉर्चुनिटी थी जब हम अगले इलेक्शन का सोचते थे या सोचते थे कि चीफ की टेन्योर खत्म होगा, फिर एक अपॉर्चुनिटी आएगी। वो भी सिस्टम ने बहुत खूबसूरती से, बहुत क्लीनली ये जो हर्डल्स हैं इनको ओवरकम कर लिया है। और अब मेरे लिए तो खून खराबे के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं रह गई जो उन्होंने नहीं की। तो ये किसी एक्सटेंट तक भी जाएंगे इस सिस्टम को बचाने के लिए। और सो इस सिचुएशन में हमारी एक्सपेक्टेशन तो मेरा ख्याल है रियासत से ज्यादा होनी चाहिए, जिनके पास पावर है। दूसरी तरफ पावर एज सच मुझे बहुत इम्बैलेंस नजर आता है। तो मैं तो ये कहूंगी कि आइडियल सिचुएशन में थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए, थोड़ी जमहूरियत, थोड़ी आइन, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, उसको वापस मोरालिटी हमारे डिस्कोर्स में वापस लाएं। सिर्फ पावर, सिर्फ ये लेंस थोड़ा अनकंफर्टेबल मुझे करता है, लेकिन इस वक्त तो यही है। आई एम सॉरी, आपका सवाल का मैंने जवाब नहीं दिया, मुझे कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता। लेकिन जो सुहेल बड़ाइच साहब ने अपनी बात का आगाज जिससे किया कि एक विल होनी चाहिए, मेरा नहीं ख्याल वो विल है अनलेस पीटीआई सरेंडर करती है। साफी साहब, आपने बाकी तज्जियाकारों की राय जानी, आपको क्या लगता है हुकूमत में मौजूद सियासी जमातों, पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुस्तकिल जारी महाजराई का कोई सोल्यूशन है भी या नहीं है? नहीं सर, दस तो मुझे कोई सलूशन नज़र नहीं आता। और गुज़िश्ता रोज़ सुहेल बड़ाइच साहब ने अपने तज्ज़िये में बहुत तफसील के साथ बयान किया था कि भाई आप अगर हुकूमत को देखें तो हुकूमत के साथ जब आप बैठते हैं तो आप उनसे कहते हैं कि हुकूमत छोड़ दे, उसके बाद कोई बात होगी। तो उनका डिमांड जो है पीटीआई का, वो सिरे से हुकूमत का ख़ात्मा ही है, जिसके साथ वो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। तो हुकूमत अपने ख़ात्मे पे तो कभी आमादा नहीं होगी। इसी तरह पीटीआई का, अब रीमा ने उसके लिए एक अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पीटीआई से डिमांड सरेंडर का है और वो सरेंडर होने के लिए तैयार नहीं है। तो ये राब्ते शाब्ते एक बंदों के, दो बंदों के, तीन बंदों के आपस में होते रहेंगे, लेकिन मुझे कोई पैचअप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दोनों के जो मौक़िफ़ है उसमें इतना बहुत ज़्यादा तज़ाद है और इतना ज़्यादा फासला है कि उसमें कॉमन ग्राउंड तलाश करना वो मुश्किल है। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि इस बहरान का हल फ्री, फेयर और फ्रेश इलेक्शन है, उसी से ही इसका हल निकल सकता है। और कौमी हुकूमत की जो तजवीज़ दी है, कौमी हुकूमत के क़याम की, वो कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन लगता है जो बड़ाइच साहब बात कर रहे हैं? कौमी हुकूमत अगर बन जाए तो वो भी मसले का हल है, उससे भी मसला हल हो सकता है। लेकिन कौमी हुकूमत के क़याम की राह में भी बहुत सारी रुकावटें हैं। कौमी हुकूमत के लिए भी इन लोगों को आपस में बैठना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो, अगर हो जाए तो बहुत बेहतर है। सेकंड ऑप्शन मैं अपने उसमें भी तरजीहात में भी कौमी हुकूमत को रखता हूँ। और लेकिन मेरे ख्याल में मुस्तकिल और दायमी हल जो है और पायदार हल जो होगा वो फ्रेश इलेक्शन का होगा और फ्री इलेक्शन का होगा। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो हुकूमत में मौजूद सियासी जमातें हैं वो क्यों मानेंगी? उनको मानना चाहिए मुल्क की खातिर और अपनी खातिर। सही, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद
यहीं से डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक डेवलपमेंट ये है कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली है और अब अगर पीटीआई के मुतालिबात मान लिए जाते हैं और एहतजाज मुलतवी हो जाता है भट्टी साहब, तो आपकी नज़र में कौन फ़ायदे में होगा और कौन नुकसान में रहेगा? अगर कोई बैठ जाते हैं, कोई दरमियानी रास्ता निकल आता है तो मुल्क फ़ायदे में होगा, कौम फ़ायदे में होगी और सारे के सारे फ़ायदे में होंगे, कोई नुकसान में नहीं होगा। यही दुख है, यही तकलीफ है कि ये हमने अपनी ज़िद्दों का मामला बना दिया है, अनाओं का मामला, झूठी अनाओं का, झूठे झगड़ों का, मैं का, मेरा जो झंडा है वो ऊंचा रहे, मैं दूसरे को नीचा दिखा दूं। आप देखें ना, ये इhtजाजों की लहर है, इसको आपने देखा ये शुरू कैसे हुई? ये शुरू इस तरह हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों में रुल गई कि हमें जलसों की इजाज़त दे दी जाए। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, इजाज़तों पे इजाज़तें। इधर जलसे की इजाज़त मिलती थी, इधर सिक्योरिटी थ्रेट, जलसा कैंसल, इधर बदअमनी, जलसा कैंसल, इधर दफ़ा 144, जलसा कैंसल, इधर मामलात ख़राब, जलसा कैंसल। और 2 जलसों की इजाज़त मिली, दोनों बक्कर मंडियों में, संगजानी इस्लामाबाद और वो जो कहना के मकाम पर लाहौर में, बक्कर मंडियों में बदबूदार जगहों पे। और दोनों 31 नहीं बल्कि 34 शर्तों के साथ कि इतने बजे शुरू करना है, इतने बजे ख़त्म करना है। और दोनों के बाद कोई बेतहाशा पर्चे और मुकदमे। क्या फ़र्क पड़ता था अगर उनको जलसों की इजाज़त देते? क्या कर लेना था उन्होंने जलसे कर करके? एक नारे मारने थे, जलसे करने थे, गायब हो जाना था, अगला जलसा करते गायब हो जाना। जब आपने जलसे रोके तो एक दिन इमरान खान ने साफियों से गुफ्तगू की अडयाला जेल में और कहा कि अब जलसे ख़त्म, हमें बड़ा जलील कर लिया, जलसों की इजाज़त देते हैं, वो भी 2 से 4 तक 2-3 घंटे करें और उसके बाद हमारे पे पर्चे करते हैं और गिरफ्तारियां करते हैं। इस तरह हम नहीं करेंगे, अब इhtजाज होगा। और वो अब इhtजाज आ गया, पहला हुआ, दूसरा हुआ और अब तीसरा हो रहा है। और ऊपर से आप हुकूमत की फिरौनियत देखें, हुकूमत ने कानून साजी कर दी कि कोई इजाज़त के बगैर जलसा करेगा तो 3 साल सज़ा और अगर दोबारा कर लेगा तो 10 साल सज़ा। और ऊपर से दफ़ा 144 और दफ़ा 144 ऐसे ही कि इमरान खान को मिलने जाने वाले कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर, सेनेट का अपोजिशन लीडर, पंजाब असम्बली का अपोजिशन लीडर, असद कैसर, हामिद रजा, शिबली फराज, उमर अयूब अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं। ये जी 2 से ज़्यादा है, दफ़ा 144 लग गई, SHO ने चौकी पे बिठा लिया। तो जब आप आपने एक सियासी हुकूमत, अगर वो खुद को कहती है, अगर वो कहती है कि वोट की इज्जत तो खैर ख़त्म होगी, लेकिन कुछ भी वो कहती है तो कुछ स्पेस तो देनी पड़ेगी ना आपको। आप जलसे करने दें, एक जगह डिक्लेयर कर दें कि इससे आगे जलसा आप नहीं कर सकते। आप जहां वो आज ऐलान कर दें, कोई चंद शहर ऐसे जिनमें दफ़ा 144 नहीं लगी, कहें कि हम वहां एक रैली निकालना चाहते हैं, वहां दफ़ा 144 लग जाएगी। तो जब तक आप थोड़ी सी फिरौनियत से नीचे नहीं आएंगे, आप मैंडेट ना दें, आप हुकूमत से ना जाएं, लेकिन बातचीत तो करें। ठीक है, बातचीत होगी, दरमियानी रास्ता निकलेगा तो सबकी जीत होगी। सही। आपकी नज़र में कौन फ़ायदे में रहेगा, कौन नुकसान में रहेगा अगर एहतजाज मुलतवी हो जाता है? और ये भी सवाल कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात की जो हामी भरी है, इसमें देर नहीं कर दी? नहीं है, मेरे ख्याल में अभी भी उन्होंने मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं दी है। ये जो नाम आए हैं उसके साथ अभी उनकी बहन ने उसकी तशरीह की है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बात हम कर रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट तो बराह रास्त उनसे मुज़ाकरात नहीं करेगी। इस्टेब्लिशमेंट तो अगर मुज़ाकरात करेगी भी तो थ्रू हुकूमत करेगी। तो जब तक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए कोई कमेटी नहीं बन जाती, जब तक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं होते, तो हम उसके नतीजे या कामयाबी के इम्कान के बारे में भी बात नहीं कर सकते। सही। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद रीमा उमर और सोहेल वड़ाइच साहब की भी राय शामिल करेंगे। साथ रहिए। ब्रेक के बाद डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वड़ाइच साहब, एक तो जो हमने सवाल सामने रखा कि अगर एहतजाज मुलतवी हो जाता है तो इसका फ़ायदा और नुकसान किसको होगा, साथ ही साथ इस सूरत हाल को ठीक करने में पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान क्या किरदार अदा कर सकते हैं? पहली तो बात यह है कि मुज़ाकरात कामयाब कब होते हैं?
यानी अगर आप माजी की तारीख का जायजा लें तो होता यह है कि हर एक को अपने स्टांस से थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है। मसलन बड़ी मशहूर मिसाल है ये क़याम पाकिस्तान की और इंडिया की आज़ादी की, कि अंग्रेज़ों को अपने स्टांस से पीछे हटना पड़ा, गांधी और नेहरू को पाकिस्तान देना पड़ा और जिन्ना साहब को कटा फटा पाकिस्तान मिला। तो तीनों की जो असल मुतालबात थे वो पूरे नहीं हुए, लेकिन विन विन सिचुएशन, उनको आज़ादी मिल गई, अंग्रेज़ की जान छूट गई और पाकिस्तान बन गया। तो यही दुनिया भर में मुज़ाकरात का मॉडल होता है। तो बुनियादी बात यह है कि तीनों को थोड़े थोड़े कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे, जाहिर है अपनी पोजीशन से पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली सबकी विन विन होती है, तभी मुआहदा होता है। तो मेरा ख्याल है कि कोई मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि असल बात है कि पाकिस्तान में, जैसे रीमा साहबा ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे जो 51% बल्कि 60% तो हमारी मुक्तदरा का रोल है। ये सारी सियासी पार्टियां मिलके भी 49% या 41% इनका इन्फ्लुएंस होगा, सारे भी मिल जाएं तो इसलिए जब इनका इन्फ्लुएंस इतना है तो इसमें भी फिर ये आधे आधे हो जाते हैं कि आधे गवर्नमेंट, आधे एस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं, आधे मुखालिफ होते हैं। तो इसमें तो असल बात यह है कि मुक्तदरा क्या चाहती है। तो मैं तो जो हल पेश किया है वो ये है कि इसमें मुक्तदरा को भी फायदा हो, ताकि उनके खिलाफ जो इस वक्त एक सेंटीमेंट है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा जब पीटीआई भी उस कौमी हुकूमत पे शामिल होगी, जब उसमें सारी पार्टियों का स्टेक होगा और जाहिर है मुक्तदरा भी उसी तरह मौजूद होगी इसी तरह, और उसको थ्रेट भी नहीं होगा कि भाई इमरान खान आके क्या करेंगे या पीटीआई आके क्या करेगी। तो ये वो सवाल तो यही है ना कि ऐसा कोई सिस्टम आया जाए जिसमें पीटीआई की भी थोड़ी जो है स्टेक बढ़े, उनको इक्तदार में शामिल करें ताकि वो भी एहतजाज से निकले, उनको रिलीफ मिले। और इस सब में वड़ाई साहब, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान ने अब भी बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया है। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि पीटीआई ने उससे फायदा नहीं उठाया, वगरना सीधी बात है कि मौलाना फजलुर रहमान ने तो जो पीटीआई चाहती थी वो गवर्नमेंट से करवा दिया। जो शिके वो चाहते थे कि ये ना आए पेश हो, वो उन्होंने निकलवा दी और तब वो अमेंडमेंट जो है वो पास हुई। अब होना ये चाहिए था कि, लेकिन अल्टीमेटली आखिर में क्या किया कि पीटीआई जो है उसने मौलाना फजलुर रहमान के साथ देने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्हें शायद ये लग रहा था, अगरचे वो बहुत मौलाना फजलुर रहमान को लिप सर्विस तो बड़ी दे रहे थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने दरअसल क्या किया, क्योंकि वो बहुत ही सियासत के शहंशाह हैं, उन्होंने पीटीआई की सियासत ही उचक ली थी और पीटीआई ऐसे लगता था कि उनकी एक सैटेलाइट बन गई है। तो उन्हें शायद ये एहसास हुआ कि आज अगर हम वोट भी मौलाना फजलुर रहमान के कहने पे देते हैं या बैठ जाते हैं तो हमें फिर सियासी नुकसान होगा। दूसरी तरफ उन्होंने खुद जो बनाया था अचकजई साहब को, उनको भी डंप कर दिया, उनको सियासी जमातों से मुज़ाकरात का पहले मैंडेट दिया, लेकिन फिर उन्हें ये इजाजत नहीं दी कि भाई आप जाके नवाज शरीफ से मिल लें या आप बिलावल से मिल लें या आप किसी और से मुज़ाकरात करें। चुनाचे आप ये देखें कि जब से अचकजई साहब बने हैं अभी तक उन्होंने कोई एक भी मुलाकात नहीं की। इसका मतलब यह है कि उनके पास मैंडेट ही नहीं था। तो हालांकि वो इनके साथ स्टेडफास्टली जो है वो अपोजिशन में बैठे रहे, इनकी हर बात के साथ इत्तेफाक करते रहे, तो पीटीआई कोई सुपीरियर पॉलिटिक्स भी नहीं कर रही। ठीक है, उनके पास बहुत जो है पॉपुलैरिटी है, उनके पास जो है अगर वो आज इलेक्शन हो तो वो लीडों के साथ जीत जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये पॉलिटिक्स है, ये खेल है जिसके अंदर अकल की जरूरत होती है, जिसके अंदर विजडम की जरूरत है। ये दुनिया के सबसे वाइज लोग ही पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि दिस इज मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स को मैनेज करना कितना बड़ा काम है, ये पॉलिटिक्स सिखाती है। तो भाई वो वाइज स्टेप्स भी तो लेना कि आपने
पहले अचकजई को डंप किया, अब मौलाना फजलुर रहमान को डंप किया, अपनी लीडरशिप को जब चाहते हैं आप डंप कर देते हैं, उन पे गद्दार का लेबल चस्पा कर देते हैं, अपने ही लोगों को जर्नैलों की वर्दी पहना के उसको फेसबुक पे लगा देते हैं। तो कोई डिसिप्लिन नहीं है। हम तो खैर जो भुगत ही रहे हैं यूट्यूबर्स का सारा जबर, वो तो हम तो कहते हैं कोई बात नहीं, ये करने दें, इनको गालियां निकालने दें। जिस दिन इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा उस दिन इन्हें शायद समझ आ जाए कि ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि इसका सारा अजाब तो इमरान खान पे पड़ रहा है। गाली कोई और निकालता है, सख्ती इमरान खान को सहनी पड़ती है। तो ये अपने लीडर से इनकी खाक हमदर्दी है। तो ये सारी देखो नॉन पॉलिटिकल मूव्स हैं। ठीक है, आप वायलेंस हो सकता है, 24 को आप वायलेंस कर लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि सबसे वायलेंस आप फौज के साथ करके क्या जीत सकते हैं? तालिबान नहीं जीत सके, हमने पीपल्स पार्टी ने अल-जुल्फकार बनाई, नहीं जीत सकी। आप तो हम माजी के तजर्बात से ही सीखेंगे ना। तो आप वायलेंस से मिलिट्री को ओवर पावर नहीं कर सकते। उनके पास कानूनी इख्तियार है वायलेंस का। दे हैव ए मोनोपोली ऑन वायलेंस एंड दे आर एक्सपर्ट इन इट। तो आप सिविलियंस को लेके जो अनट्रेन्ड है, आप फौज से लड़ सकते हैं? तो जब ये कर ही नहीं सकते, आपने 9 मई को भी करके देख लिया, तो क्यों ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं? बेहतरीन तरीका है मुज़ाकरात, बेहतरीन तरीका है डायलॉग, बेहतरीन तरीका है गिव एंड टेक। तो ये करें, और आपके पास अवाम की ताकत पहले है, तो अगर आप अच्छी पॉलिटिक्स करें तो हर चीज ठीक हो जाएगी। ठीक, रीमा, आप कैसे कंक्लूड करेंगे इस तमाम तर डिस्कशन को? मेरा ख्याल है, एंड ऑफ कोर्स आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए, सियासी जमातों को रिकग्नाइज करना चाहिए कि वो साथ मिलके बैठें और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको पुश बैक करें। लेकिन मैंने जो पिछले 1-2 साल में होता देखा है, वो इस्टेब्लिशमेंट का रोल अब डी फैक्टो तौर पे नहीं बल्कि आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। और आप इसको जिसको भी ब्लेम करें कि ओरिजिनल सिन क्या था, इसमें जो आज हुकूमत में पार्टीज हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो और मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे ये जो सब कुछ हुआ है पिछले साल में, जो जबर हुआ है, जिस तरह कानून साजी, आइन साजी हुई है, जिस तरह के क्रैकडाउन्स हुए हैं, जिस तरह की सेंसरशिप हुई है, ये इसलिए नहीं हुई कि अब आप पीटीआई को स्पेस दें। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो बाउंड्रीज हैं, जो लाइंस हैं, वो काफी हद तक ड्रॉन हैं और उनमें निगोशिएशन बहुत मुश्किल है। ऑफ कोर्स एनीथिंग इज पॉसिबल, पॉलिटिक्स उसी का नाम है, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगता है। और पीटीआई जिसको उनको अपनी सियासत, जो उनकी पॉपुलैरिटी की बुनियाद है, उनकी वो मेन स्ट्रीम जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है वो तो नहीं करती पीटीआई या इमरान खान, उसकी जो बुनियाद है वो यही है। तो उन्हें बहुत ज्यादा एक आइडेंटिटी शिफ्ट की जरूरत होगी कि वो बाकी पार्टीज की तरह सोबर हो जाएं और निगोशिएट और इस तरह का एक करें, और इट्स पॉसिबल। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक शिफ्ट होगा और उसके लिए शायद उनके लिए वो ये सोचते हो कि शायद ऑनेस्टली कुछ लीडरशिप में ये पॉसिबल ही नहीं होता। उनका जो करिश्मा या उनकी जो एक डेमोगोगी होती है वो मुख्तलिफ होती है। अब उसमें क्या चेंज आ सकता है? ये मेरे लिए सवालात हैं कि पीटीआई की एवोल्यूशन कैसी होगी। वो जैसे हैं वैसी ही होगी, पॉपुलैरिटी पे वो रखेंगे लेकिन वो इक्तदार जाने देंगे, मजीद जो परसिक्यूशन है वो सहेंगे लेकिन पॉपुलैरिटी नहीं जाने देंगे, अपनी आइडेंटिटी नहीं जाने देंगे, या वो थोड़ा सा एक शिफ्ट करेंगे मेन स्ट्रीम ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की तरफ और थोड़ा अपना ब्रांड जो है वो रीब्रांड अपने आप को करेंगे। तो ये दिलचस्प है क्योंकि उनके लिए अगला इलेक्शन भी है। अगर वो अब कॉम्प्रोमाइज करें, क्या वो अगले इलेक्शन के लिए कोई रूम बना सकते हैं अपने लिए? सो ये सब सवालात हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि पीटीआई आगे कैसे चलेगी, बट इस वक्त मुझे लगता है बाउंड्रीज जो है वो काफी, मतलब मेरी नजर में काफी क्लियरली ड्रॉन है और उसमें नेगोशिएशन बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रीमा उमर साहिबा, सोहेल बड़ाई साहब, इरशाद भट्टी साहब और सलीम साफी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।